Hi everyone, welcome to Career Talks. So, in this video, we will analyze the PIB of 9th and 10th February 2021 जो हमारे यूपीएससी सीएससी एंड स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर्स स्टेट अफेयर्स साथ में मिनिस्ट्रीज के जो डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क होते हैं एज अ डेली बेसिस हम उसको डेली बेसिस पे कवर करते हैं ओके So, in this video, we will discuss about the important PIBs of 9th and 10th February. तो सबसे पहले हम पूरी इंपॉर्टेंट पीआईबीज देख लेते हैं जो हमें पढ़नी है ओके। तो सबसे पहले जो मालवार नेवल एक्सरसाइज हो रही थी, ठीक है, जो कि हर साल होती है, एनुअली होती है, तो इसको देखेंगे और ये किस तरीके से जो कॉर्ड है उसको कंप्लीट करने के साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन है ओके, जो दो कंट्रीज हुई जैसे इंडिया चाइना को जो टसल चलता है उसके लिए जो कॉर्ड ग्रुप बनाया गया था वो भी यहाँ पर किस तरीके से वर्कफुल है उसको देखेंगे। उसका जो फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट से ले रही है फार्म मैकेनाइजेशन के लिए ओके, यहाँ पर उसके बारे में। देन वन राशन वन कार्ड स्कीम है जिसपे हमारी जो मिनिस्ट्री है वो कुछ कुछ चीज़ों पे वर्क कर रही है उसके टूवर्ड्स की किस तरीके से और इसको जो पोर्टेबिलिटी है राशन की उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। उसका जो एमओयू साइन हुआ है डीआरडीओ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच जो हुआ है, ठीक है, उसके बीच में देखेंगे। उसके बाद जो एमओयू साइन हुई है जो बेल एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में जो एमओयू साइन हुई है ऑन दी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद माइग्रेशन कमीशन है जो सेटअप की जा रही है फॉर माइग्रेंट्स वर्कर्स। उसके बाद बायोगैस प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो किस तरह हमारी जो गवर्नमेंट ने कितनी सारी जो स्कीम्स फॉर्मुलेट की है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द स्पोर्ट्स इन आवर कंट्री ओके, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर ये वाली पीआईबी देखने वाले हैं। उसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, उस पर वर्क किया जा रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का एज अ ग्रीन इनिशिएटिव टुवर्ड्स अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओके, इसके लिए यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट चालू किया गया है। उसको देखेंगे। उसके बाद क्वायर इंडस्ट्री है, क्वायर इंडस्ट्री किस तरीके से हमारी जो कोविड-19 के टाइम पे किस तरीके से ग्रोथ हो रही है उसको देखेंगे। उसका नेशनल मानसून डे मिशन जो है उसे जो कल सेलिब्रेट किया गया, तो नेशनल मानसून मिशन जो है यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है नेशनल मानसून मिशन, उसमें हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है। उसके बाद एमओयू जो साइन हुई है आईसीआर के बीच और बीई के बीच में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, दोनों का हम डिस्कस करेंगे किस चीज पे एमओयू साइन हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो एटॉमिक मिनरल है ओके, यहाँ पर जो लिथियम रिजर्व पाया गया था कर्नाटक में, तो यहाँ पर किस तरीके से लिथियम रिजर्व पाया जा रहा है उसका किस में यूज होता है जिसको हम दोबारा पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद जो सहतूत डैम है जो ओके, जो अफगानिस्तान में जो इंडिया बना रहा है, तो यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे। और उसके साथ साथ इंडिया ने अभी तक क्या क्या वर्क किया अफगानिस्तान में उसको। और आखिरी हमारी पीआईबी होगी प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री जो कर रही है आयुर्वेदा को जो प्रमोट कर रही है इंडिया में एज वेल एज इंटरनेशनल वे में, दोनों में देखेंगे किस तरीके से वर्क कर रही है ओके। तो ये तो पूरी इंपॉर्टेंट पीआईबीज है हमारी जो 9 एंड 10 फरवरी की जो सारी हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। सो सबसे पहले जो हमारी पीआईबी है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है मालाबार से। मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो हर साल होती है। तो मालाबार एक्चुअली में है क्या, मालाबार एक जो कोस्ट है जहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है, ये मैप में आप देख लीजिए। तो ये केरला के पास जो केरला गोवा ले लीजिए आप, यहाँ पर जो मालाबार जो कोस्ट है ओके, यहाँ पर ये होता रहता है। सो मालाबार कोस्ट को या फिर मालाबार कह लीजिए, इट इज अ रीजन ऑफ साउथ वेस्टर्न शोर लाइन ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओके। एंड ये किस किस जियोग्राफिकली अगर हम बात करें तो किस किन चीज़ों से कंप्राइजेज है, तो इट कंप्राइजेज ऑफ द रीजन ऑफ साउथर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट, इंटरसेप्ट द मॉइस्चर लैंड मानसून रिंग्स, ठीक है। तो तो ये दीज आर द थिंग्स जिससे कंप्राइजेस है ये हमारा मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट के जस्ट ऊपर एक कॉर्नर कोस्ट भी होता है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मालाबार कोस्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कंप्राइजेस देख लिए कि किन किन चीज़ों से ये कंप्राइजेस है मालाबार कोस्ट। उसके बाद इट कवर्स द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द केरला स्टेट अलॉन्ग विद द तुलनाडु कोटागड़ी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अरेबियन सी, ठीक है। तो ये था मालाबार कोस्ट के बारे में। अब उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज होती है मालाबार की, ठीक है, तो देखिए जो एक्सरसाइज जो होती है मालाबार की एक्सरसाइज, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 1992 में। और ये स्टार्ट हुई किसके बीच में थी, सबसे पहले ये हुई थी इंडियन एंड यूएस, इंडिया यूएसए ने 1992 में इसको स्टार्ट किया था ओके। उसके बाद इसमें जापान इसका फिर परमानेंट पार्टनर बन गया। और कब बना जापान, 2015 में, ठीक है। फिर 2015 में जापान पार्टनर बना। उसके बाद अभी दो नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट्स है ओके, मतलब 3 परमानेंट है यहाँ पर, इंडिया यूएसए एंड जापान, और 3 नॉन परमानेंट है। वो कौन कौन से है, सिंगापुर, सॉरी 2 नॉन परमानेंट है, कौन कौन से, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया।
और जो ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी उसमें भाग लिया था फर्स्ट टाइम। याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज 2020, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इस एक्सरसाइज में भाग लिया था। तो इस कारण ये क्वाड ग्रुप बन जाता है। क्वाड ग्रुप मतलब कौन कौन कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड इंडिया, टू काउंटर द चाइना। ओके, चाइना को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। ओके, तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर इसको देखा जा रहा है, क्वाड मेंबर है जो एक्सरसाइज कर रही है मालाबार कोस्ट पे। मालाबार कोस्ट को हमने देखा, और ये जो होने वाला है, ये जो एनुअली जो एक्सरसाइज होती है, हर साल जो होती है मालाबार एक्सरसाइज होती है, ये क्या क्या चीज इंक्लूड करती है, डाइवर्सिटी, जैसे रेंजिंग फ्रॉम द फाइटर कॉम्बैट ऑपरेशन, एयरक्राफ्ट कैरियर, ओके, इन सब चीजों पर वर्क करते हैं, जैसे कि मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशन, एंटी मैरीटाइम वॉरफेयर, डिवाइडिंग सैल्वेज ऑपरेशन, एम्बिशियस ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें इस मैराटाइन एक्टिविटी में की जाती है। विद द पार्टिसिपेशन इन द ड्रिल इन 2020, इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द 13 ईयर ऑल द मेंबर ऑफ ग्रुपिंग रीजनल विल बी कॉड विल बी एंगेजिंग मिलिटरीली। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मैंने भी डिस्कस किया कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेशन के बाद 13 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे जो कॉड मेंबर है, वो जो 4 कॉड मेंबर जो ग्रुप है हमारी, वो मालाबार एक्सरसाइज को कर रही हैं। तो ये 13 ईयर्स में पहली बार हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के मेंबरशिप के बाद। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर जो बात करें हम वो जापान है। ठीक है, इंडिया यूएसए ने स्टार्ट किया था 1992 में इस मालाबार एक्सरसाइज को। फिर परमानेंट हुआ कौन, जापान 2015 में ऐड हुआ। उसके बाद नॉन परमानेंट जो मेंबर की बात करूँ यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया है, एंड उसके साथ साथ कौन है यहाँ पर, सिंगापुर है, और ऑस्ट्रेलिया भी नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, अगर हम इंडिया जापान की बात करें तो और ढेर सारी डिफेंस एक्सरसाइज चलती है इंडिया जापान के बीच। उसका जैसे कि मैत्री हो गया, धर्मा गार्डियन हो गया, जैमैक्स हो गया। तो ये सारी बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया जापान के बीच चलती है। और इंडिया यूएसए भी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, जैसे कि युद्धाभ्यास। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइज चलती रहती है इंडिया यूएसए के बीच। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज देखें कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज इनहेंस्ड एनर्जी, यहाँ पर उसी की बात की जा रही है कि मालाबार एक्सरसाइज करती क्या क्या, इनहेंस्ड एनर्जी, इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 4 कंट्रीज नेवीज। ओके, सो ये सब चीज है, यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से कंट्रीज करती रहती हैं, जो पार्टिसिपेशन करती हैं डिफरेंट कंट्रीज, उससे क्या 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 चीज होता है। ओके, क्या क्या चीज हेल्पफुल है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, देखिए जो ये जो एक्सरसाइज है ये कभी पैसिफिक में होती है, इंडो पैसिफिक रीजन्स में होती है, कभी मालाबार कोस्ट में होती है, कभी अरेबियन सी में, या फिर कभी इंडियन ओशन में। ओके, तो ये एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन पे ज्यादातर ये पोस्ट होता रहता है, ज्यादातर ये जो एक्सरसाइज है वो होती रहती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पीआईबी क्या है, यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट कर रही है। ठीक है, फार्म मैकेनाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर जो मैकेनाइजेशन है is a crucial sector which contributes towards improving the efficiency and effectively of inputs used in the crop production। तो यहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन की बात चल रही है कि यहाँ पर किस तरीके से फार्मर को यहाँ पर जो फार्मिंग है उसको मैकेनाइज किया जाए, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एफिशिएंसी आए। उसके लिए यहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन की को बार बार प्रमोट किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन के लिए यहाँ पर एक स्कीम बताया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कि हमने फार्म मैकेनाइजेशन के टुवर्ड्स स्पेशली फॉर द फार्म मैकेनाइजेशन हमने समाम स्कीम लॉन्च की थी 2014 में। तो ये समाम स्कीम मींस सब मिशन ऑन द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो ये स्कीम लॉन्च की थी, गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी 2014 में। और स्कीम का एम क्या था, द स्कीम एम्स एट रीचिंग द अनरिच्ड by making the farm machine accessible, affordable for all small and marginal farmers through the establishment of custom hiring centers। ठीक है, और दूसरा एम क्या है, क्रिएटिंग अ हब फॉर हाई टेक और हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट, फार्म मशीनरी बैंक्स। ओके, तो दीज आर दी एम्स ऑफ दिस स्कीम कि किस तरीके से फार्म मैकेनाइजेशन के लिए हमने एक स्कीम लाई। यहाँ पर गवर्नमेंट बता रही है कि हमने इसके लिए ये टुवर्ड्स वर्क किया है। तो अभी स्कीम याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या है ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर, इंक्रीज द रीच ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। उसके बाद प्रमोट कस्टम हायरिंग सेंटर्स, जो ऊपर हमने रीड किया, प्रमोटिंग द कस्टम हायरिंग सेंटर्स। उसके बाद क्रिएट अ हब फॉर हाई टेक एंड हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट, क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टेट होल्डर्स थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज। ओके, उसके बाद क्या है, मेक योर परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड द सर्टिफिकेशन एंड द डिजाइन टेस्टिंग सेंटर आर सूटेड थ्रू आउट द कंट्री। So these are the important objectives of the Samam scheme, and
ये स्कीम लॉन्च की गई थी हमारी गवर्नमेंट द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी स्कीम ऐसी उनके नाम से ही पता चल जाता है कि किसने लॉन्च की। जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर है तो ऐसे ही कॉमन सेंस में अगर सोचे तो हाँ, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? न्यूट्रिशन सेक्टर में। जैसे न्यूट्रिशन सेक्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ओके, कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिलीज की कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिलीज की। तो वहां पर आपको थोड़ा सा देखना होगा कि वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट रिलीज कर रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज कर रही है स्कीम्स को। तो वहां पर थोड़े से ध्यान देने वाली बात है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यहाँ पर ये स्कीम है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम अगर नेक्स्ट पीआईबी की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड है। तो हमने इसके बारे में देखिए बहुत बार हमने इसके बारे में वन नेशन वन राशन कार्ड का हमने बहुत बार डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया कि जो मिनिस्ट्री है, ये जो मिनिस्ट्री कौन सी है इसके लिए, अगर हम बात करें तो फूड कॉर्पोरेशन जो है, फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो इस मिनिस्ट्री को चलाती है। तो मतलब वो इस जो प्लान, जो मिशन है उसको रन करती है। उसके बाद और ये क्या किया, वन नेशन वन राशन कार्ड, इट इंट्रोड्यूस दी नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड अंडर दी एनएफएसए। ओके, तो याद रखिएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर ये नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नेशन वाइड से कोई माइग्रेंट है अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है तो वो भी वहां उतनी फेयर प्राइस में राशन ले सकता है, बाय लिंकिंग दी आधार कार्ड, ओके, विद दी आधार सीडिंग ऑफ ऑल बेनिफिशियरीज। तो आधार सीडिंग होना चाहिए उसका, बायोमेट्रिक होना चाहिए उसका, पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर दी थिंग्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको इसके प्रोग्रेस पे और ज्यादा वर्क कर रही है कि किस तरीके से हम जो वन राशन कार्ड स्कीम है जो, ठीक है, यहाँ पर और ज्यादा उसको प्रमोट कर रही है कि किस तरीके से और ज्यादा वर्कफुल हो। इसका यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बता रही है कि दे एम टू एम्पावर ऑल द माइग्रेंट बेनिफिशरीज टू सीमलेस एक्सेस देयर एनएफएसए फूड ग्रेन बेनिफिट एनीवेयर इन द कंट्री। वही बात है यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको। और दिस सिस्टम इज सीमलेसली इनेबल्ड इन 32 स्टेट्स एंड यूटी कवरिंग अबाउट 69 करोड़ बेनिफिशरीज। अभी तक इतने बेनिफिशरीज को कवर करने के लिए सोचा है एनएफएसए के अंदर। तो याद रखिएगा, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड है वो किसी एक्ट के अंदर है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर इसको किया जा रहा है। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किससे होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन बोथ इंटर स्टेट के लिए यहाँ पर होना चाहिए कि हाँ वो पोर्टेबल है, ओके, आधार जो राशन कार्ड है वो पोर्टेबल होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट द वन राशन कार्ड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी पीआईबी थी वो रिलेटेड थी डीआरडीओ से, ओके, डीआरडीओ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पर डीआरडीओ क्या कर रही है, यहाँ पर डीआरडीओ और आईआईएसआई के बीच एक एमओयू साइन हुई है। एमओयू किस पे साइन हुई है, फॉर जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ओके, फॉर द क्रिएशन ऑफ जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए जो जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है, इसको क्रिएट अभी नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करना है, एक्सपैंड करने के लिए, इसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एमओयू साइन की गई है डीआरडीओ और आईआईएसआई के बीच। ठीक है, और ये जो जीएटीपी है, ओके, ये किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, अगर हम पढ़ें कि जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, क्रिएटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट लेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन 1983। जब आईजीएमडीपी का प्रोग्राम चल रहा था उसी के साथ साथ ही उन्होंने जेएटीपी को भी क्रिएट किया था, ओके, जहां पर डीआरडीओ साइंटिस्ट कोलैबोरेट कर रहे थे आईएएस के साथ टू वर्क ऑन दी वेरियस मिसाइल टेक्नोलॉजीज। तो मिसाइल टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए और उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप को बढ़ाने के लिए यहाँ पर डीआरडीओ ने आईएएसआई ने एमओयू साइन किया है। आपको ये याद रखना है कि जो जेटीपी है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1983 में। तो यहाँ पर ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जेटीपी कैसे आया। उसके बाद जो एमओयू साइन हुई है, ओके, इसके बारे में तो ऐसा पूछ सकता है कि रिसेंट डीआरडीओ और आईएएसए के बीच में जो एमओयू साइन हुआ वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, या फिर जो रिलेटेड है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से रिलेटेड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, याद रखिएगा। तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है
ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ किस पे हुआ है, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल SDRTAC। ओके, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल के लिए यहाँ पर MOU साइन किया गया है। तो ये क्या है, SDR एक्चुअली में है क्या, इट इज अ 4 चैनल मल्टी मोड मल्टी बैंड 19 रॉक माउंटेबल शिप बोर्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम। तो एक तरह का रेडियो सिस्टम ही है यहाँ पर, ठीक है, जिसको शिप टू शिप लगा सकते हैं, इंटेंट विच इज इंटेंडेड टू सर्व शिप टू शिप, शिप टू शोर, शिप टू एयर वॉइस डाटा कम्युनिकेशन फॉर द नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन। इसके लिए यहाँ पर ये प्रोक्योरमेंट के लिए यहाँ पर डिफेंस और वेल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और ये क्या करेगा, ये जो इट इज अ, याद रखिएगा, इट इज अ 4 चैनल मल्टी बोर्ड, okay, multi band radio system, and it support the operations all over the 4 channels covering the ultra high frequency, okay, and it have the MANET means mobile and ad hoc network system, इसके अंदर किया गया है, इसके अंदर सेटअप किया गया है। also available ultra high frequency, okay, L band to support the ad hoc networking feature of for the net centric operations। सो ये था कुछ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स, ओके। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, अगर डिजाइन एंड डेवलप की बात करें तो डेवलप बाय दी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लैबोरेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड द DRDO, ओके, दो लोग के द्वारा ये तैयार किया गया है, ठीक है। एंड थ्रू दी कंसोर्टियम ऑफ डोमेस्टिक एजेंसी, और उसके कंसोर्टियम का मतलब होता है 2-3 कंपनीज मिलकर या फिर 2-3 ग्रुप मिलकर किसी एक चीज पे वर्क करे। तो थ्रू दी कंसोर्टियम ऑफ डोमेस्टिक एजेंसीज इंडस्ट्रीज कंप्राइजिंग वेपन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके द्वारा ये बनाया गया है। तो आपको कुछ चीजें बस याद रखनी है यहाँ पर, जैसे कि SDRTAC होता क्या है, अगर आपको टर्म आ जाए क्या होता है। उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे कंफ्यूजन के लिए 2 चैनल 3 चैनल भी कर सकते हैं कि 2 चैनल मल्टीबोर्ड, नॉट इट इज अ 4 चैनल मल्टीबोर्ड। उसके साथ इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है आपको ये याद रखना है कि इसमें मैनेट वेव फॉर्म यूज हो रहा है, इट हैव अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एल बैंड सपोर्ट, ओके। उसके बाद ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया, उसके बाद अब इसके वो देख लेते हैं की फैक्टर्स कि इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए है ये जो, ओके। यहाँ पर जो की फैक्टर्स क्या क्या है SDR के, इज दैट सॉफ्टवेयर प्रोमेबिलिटी अलाउइंग इजी चेंजेस ऑफ रेडियो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वही देख लेते हैं जो की फैक्टर है, सच एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज, मॉड्यूलेशन टाइप्स, बैंडविड्थ, मल्टीपल एक्सेस स्कीम, सोर्स एंड चैनल कोडिंग डिकोडिंग मेथड्स, spreading despreading techniques, encryption and decryption algorithms, okay. Traditional handware centric radio requires handware changing to modify these fundamental characteristics. So these are the things. Multiple types of radio equipment can be replaced with multi-port or multi-band multi-role SDR for suitable form factors। अब उसको जो पुराने रेडियो सिस्टम्स जो हमारे थे उससे इनको रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने देखा जाए, इट इज सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हैविंग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉड्यूलेशन टाइप, बैंडविड्थ, तो ये कुछ इसके की फैक्टर्स थे। ये था SDR के बारे में। उसका सेटिंग अप ऑफ माइग्रेशन कमीशन, ठीक है, यहाँ पर माइग्रेशन कमीशन से तो नीति आयोग यहाँ पर क्या कर रही है, नीति आयोग हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ सब ग्रुप टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर। सो माइग्रेंट वर्कर के लिए यहाँ पर एक प्लान के लिए यहाँ पर एक नीति आयोग एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। और ये ग्रुप किस तरह बनने वाला है, द ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, expert in this areas of expert in the areas of migrant workers, and जैसे कि वो एक्सपर्ट कौन कौन से, जैसे कि NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, टू प्रिपेयर अ टेंजिबल एक्शन प्लान टू एड्रेस द इशूज रिलेटेड टू माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर के ऐसे इशूज हैं जो उनको जो फेस कर रहे हैं, इनके लिए यहाँ पर हमारी जो नीति आयोग है यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। और यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स को जो राइट्स हैं उनके को बचाने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने एक एक्ट इनेक्ट किया था, ओके। वो एक्ट का नाम क्या था, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, जिसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979। ये एक्ट को लाया गया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन बाद में जो एक्ट है इसको किससे मिला दिया गया, इस एक्ट को मिला दिया गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ठीक है। तो इस एक्ट को जो हमारा जो रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979 है उसको मिला दिया गया, किससे सब्स्यूम कर दिया गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में इसमें मिला दिया गया, ठीक है। और ये एक्ट किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, एंड दिस एक्ट
कॉमनली नोन एज OSH कोड। इसको अगर दूसरे नाम से अगर जाना जाए कॉमनली वे में तो इसको OSH कोड के नाम से जाना जाता है। और ये किस लिए? प्रोवाइडिंग दी डिसेंट वर्किंग कंडीशन, मिनिमम वेजेस, grievances redressal mechanism, protection from the abuse and exploitations, enhancement of the skill, social security for the organized and organized worker इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पर वर्कर्स के साथ साथ माइग्रेंट वर्कर्स, तो कुल मिला के यहाँ पर पूरे जो इंडस्ट्रियल लेबल्स हो गए, ठीक है, नॉर्मल वर्कर्स हो गए, इसके लिए यहाँ पर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर इसलिए माइग्रेशन कमीशन यहाँ पर सेटअप की जा रही है वाई नीति आयोग द्वारा, इसलिए प्लान यहाँ पर वर्क कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो PIB है वो बायोगैस प्लांट्स है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम का नाम है शतात। शतात मीन्स सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। और ये इनिशिएटिव क्यों लाई गई थी हमारी गवर्नमेंट द्वारा? टू प्रमोट दी कंप्रेस्ड बायोगैस। ओके, यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई थी। ओके, और यहाँ पर ये एज एन ये जो बायोगैस है यहाँ पर क्यों लाया गया कंप्रेस्ड बायोगैस? इट इज एन एज एन अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अ ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बायोमास। ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट का यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए, एज वेल एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, मैराइन वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर इन सब चीज़ों से जो बायोमास क्रिएट किया जाता है, बायोगैस क्रिएट किया जाता है इन सब बायोमास से, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है फॉर द कंप्रेस्ड बायोगैस। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एज अ ग्रीन फ्यूल के लिए, ग्रीन फ्यूल के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है कंप्रेस्ड बायोगैस को। ठीक है, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। ओके, इससे पॉल्यूशन हो गया, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर भी थोड़ा कम इफेक्ट डालेगा, इसलिए यहाँ पर शतात स्कीम लाई गई। आपको ये याद रखना कि जो शतात जो स्कीम है वो किसके लिए लाया गया था? टू प्रमोट द कंप्रेस्ड बायोगैस। यहाँ पर बायोगैस के लिए, बायोगैस क्या होता है? जो ढेर सारे जो बायोमास होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड मैराइन वेस्ट। ठीक है, ये सब जो वेस्ट हो गए, उसके बाद जो वुड्स हो गए, ठीक है, स्क्रैप्स हो गए, उन सब चीज़ों को से बायोगैस बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद द इनिशिएटिव इनवेजेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। और इस इनिशिएटिव के लिए अगर CBG प्लांट बनाने के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी वर्क कर रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने और ढेर सारे वर्क किए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 लाया। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट बता रही है कि हम बायोगैस के लिए, ओके, यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, बायोडीजल के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल लाए थे, जिसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बता रही है हमारी गवर्नमेंट कि हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग किया ताकि हमारा जो डिपेंडेंसी है, ओके, ऑन पेट्रोल, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी पेट्रोल पे, वो कम हो। ओके, ऊपर से ये सस्टेनेबल है भी है। ओके, यहाँ पर जो ग्रीन सस्टेनेबल के लिए भी यहाँ पर ये वर्कफुल है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल बता रही है, जिसमें बायोफ्यूल का यूज़ ऑफ बायोफ्यूल बाय ब्लेंडिंग एथेनॉल इन द पेट्रोल, जिसमें क्या होगा? बायोफ्यूल का यूज़ करके जो बायोफ्यूल है जो किसमें डाला जाएगा? जो बायोफ्यूल है हमारा, जो एथेनॉल है, उसको पेट्रोल पे ब्लेंड किया जाएगा। ठीक है, थ्रू दी एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम। और यहाँ पर इसका यूज़ करके यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर? क्लाइमेट चेंज पे टुवर्ड्स फोकस है, यहाँ पर ये बता रही है। ओके, यहाँ पर जो शतात जो स्कीम है इसके बारे में देख लेते हैं। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर क्या है? दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन द अक्टूबर 2018 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एसोसिएशन विद द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल मार्केटिंग। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिटेन के एसोसिएशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये स्कीम को ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया था। ठीक है, बायोगैस क्या होता है? बहुत लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे बायोगैस क्या होता है, तो बता देता हूँ बायोगैस क्या होता है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अनऑर्बिक और डिकम्पोजिशन फ्रॉम वेस्ट और अ बायोमास सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कैटल डंग, शुगर केन क्रश, ये सब सारी चीजें जो है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सब चीजों से बाय द डिकम्पोजिशन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ अनऑर्बिक डिकम्पोजिशन बायोगैस क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बायोगैस प्रोड्यूस होता है और उसके प्यूरिफिकेशन के बाद आफ्टर इट्स प्यूरिफिकेशन CBG बनता है, कंप्रेस्ड बायोगैस, उसके बाद तैयार होता है प्यूरिफिकेशन के बाद। और जिसमें क्या होता है? जिसमें मीथेन 95% पाया जाता है, हैव अ प्योर मीथेन कंटेंट ओवर 95%।
एंड यहाँ पर इसीलिए ऐसे माना जाता है कि जैसे में जो मीथेन है वो 95% पाया जाता है। दैट्स वाई बायोगैस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दी कॉमर्शियल अवेलेबल नेचुरल गैस इन इट्स कंपोजिशन एंड एनर्जी पोटेंशियल। इसलिए यहाँ पर बायोगैस को ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है क्योंकि इसकी सेम प्रॉपर्टी देखी जाती है नेचुरल गैस जैसी, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर बायोगैस की देखी जा रही है, इसलिए यहाँ पर बायोगैस को प्रमोट किया जा रहा है। होप आपको समझ में आया होगा कि सीबीजी क्या होता है, बायोगैस क्या होता है, बायोगैस बायोमास से किस तरीके से बनता है, ठीक है, और ये बायोगैस किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। हम यहाँ पर 7 स्कीम के बारे में बात कर रहे थे, उसके बेनिफिट देख लेते हैं। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिडक्शन इन कार्बन, एडिशनल रेवेन्यू रिसोर्स फॉर फार्मर्स, boost to entrepreneurship, rural economic employment, support to the national commitments in achieving climate change goals, reducing in import of natural gas, buffer against crude oil or gas price fluctuations. So these are the benefit of the scheme under the SAT. उसके देखिए सतात के 4 ऑब्जेक्टिव है जो हम देख लेते हैं। कटिंग डाउन द इम्पोर्ट डिपेंडेंस, supplement job creation in the country, utilizing more than 62 million metric tons of waste generated every year in the India, reducing vehicular emission, pollution from the burning of agriculture and the organic waste. तो ये थे सतात के 4 ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पर इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के बारे में बात कर रही है। कंप्रेस्ड बायोगैस हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, उसका बेनिफिट जो सतात जो स्कीम उससे रिलेटेड है प्रमोट करने के यहाँ पर उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पीआईबी किससे रिलेटेड है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है हमारी वो क्या क्या वर्क कर रही है यहाँ पर उसके बारे में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमारे कंट्री में क्या क्या किया अभी तक, ये देख लेते हैं। सो अगर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ये मिनिस्ट्री है जो इसके लिए वर्क करती है और इस मिनिस्ट्री ने ढेर सारी स्कीम लॉन्च की है एंड ऑल्सो सपोर्ट sports infrastructure in the country including the rural areas for the encouragement of rural youths. उसके लिए कौन कौन सी स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम, असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पेशल अवार्ड टू विनर्स इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट देयर कोचेस, उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पेंशन, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, ठीक है, रनिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पर गवर्नमेंट बता रही है कि हम इतनी सारी चीज़ें वर्क किए हैं फॉर दी इम्प्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ स्पोर्ट इन आवर कंट्री। उसके अंदर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बारे में बात की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट क्या है, एक तरह का पोर्ट, एक तरह का ये ट्रस्ट से चलता हुआ यहाँ पर मतलब पोर्ट ट्रस्ट है ये, ठीक है, ये बॉम्बे में है, मुंबई में है ये, ओके। सो यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर जो हमारा जो ग्रीन इनिशिएटिव है हमारा, इट इज़ अ मेजर पुश्ड अंडर द ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव विद अ विजन टू अचीविंग दी सस्टेनेबिलिटी गोल, ओके। इसलिए यहाँ पर एक तरह का कंप्रेहेंसिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैड बीन इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पर जेएनपीटी में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में, यहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर एक तरह का कंप्रेहेंसिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है, ओके, जेएनपीटी में। और इसकी जो ये जो नया प्रोजेक्ट है 10 मिलियन तक, यहाँ पर जो 10 मिलियन टन्स है, ओके, डे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज डिजाइंड एज पर दी स्वच्छ भारत जो मिशन है हमारा, रूल 2016 बेस्ड ऑन द बीआरके टेक्नोलॉजी। यहाँ पर इस पे ये बात की जा रही है कि ये 10 मिलियन टन तक के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये कंप्रहेंसिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। एंड जो प्रोजेक्ट है इट इज बेस्ड ऑन द बायोगैस प्लांट फॉर द 5 metric ton day capacity with the power generation from the biogas production and production of biogas and the generation power setup। इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया है कंप्रहेंसिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो कि इनॉग्रेट किया गया है जेएनपीटी में, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 मेट्रिक टन तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है यहाँ पर हो सकता है अंडर दी स्वच्छ भारत रूल ऑफ 2016 अंडर द बीआरएसी टेक्नोलॉजी। उसका ये बताया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है जो हमने लॉन्च किया, इट इज़ बेस्ड ऑन द बायोगैस प्लांट फॉर द 5 metric ton डे कैपेसिटी, ओके, विद द पावर जनरेशन फ्रॉम बायोगैस एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन द जनरेशन पावर सेटअप। एज वेल एज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एज वेल एज इंस्टॉल्ड हाइड्रोलिक बैलिंग प्रेस मशीन टू कंप्रेस द ड्राई वेस्ट, ओके, ड्राई वेस्ट कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोलिक बैलिंग प्रेस का यूज़ किया जाएगा। 2 घंटा घड़ी विद द अप्रोप्रिएट पार्टीशन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ वेट एंड ड्राई वेस्ट सेपरेटली। यहाँ पर वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग करने के लिए यहाँ पर ये 2 घंटा घड़ी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट बात कर रही है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है ये हमारे एक एम्बिशियस मिशन है गवर्नमेंट का, which originate from the vision of the government of ensuring hygiene, waste management, sanitation across the nation, and aim for clean India under the collaborative framework। ओके, इसके लिए उसके बाद यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का हम देख लेते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट इन द कंट्री। याद रखना है कि ये मुंबई में है, ठीक है, और इट इज़ द बिगेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट इन द कंट्री focusing on the sustainability to minimize the impact of the port operation on the environment and the surrounding communities। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ऑन द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन फ्रंट, यहाँ पर अगर हम इन्वायरमेंट से बात करें, क्योंकि जो JNPT किस पे फोकस कर रही है, फोकस ऑन द सस्टेनेबिलिटी टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द पोर्ट ऑपरेशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड द सराउंडिंग कम्युनिटीज। सो यहाँ पर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए पोर्ट क्या किया है, यहाँ पर पोर्ट हैज टेकन मैनी ग्रीन इनिशिएटिव्स which include solar power, sewage treatment plant for recycling, wastewater, also project like the development of eco park, marine conservancy, comprehensive plantation। So these are the things that the JNPT had worked for the environment conservations। So इसके लिए यहाँ पर ये JNPT ने इतनी सारी चीजें वर्क की है यहाँ पर। उसके बाद JNPT operates 5 container terminals। ओके, JNPT में 5 container terminals हैं। दैट फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद नावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, उसका नावा सेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल एंड द न्यूली कमीशनड, ओके, जो अभी बना है भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। तो दीज आर द 5 कंटेनर टर्मिनल्स विच JNPT ऑपरेट्स। एंड यहाँ पर हम JNPT के बारे में पढ़ लिया कि इट इज द बिगेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट इन द इंडिया और अ कंट्री एंड फोकसेस ऑन द सस्टेनेबिलिटी टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द पोर्ट। ओके, तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के टुवर्ड्स थोड़ा ये टिल्ट है। उसके बाद यहाँ पर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इस JNPT ने क्या क्या वर्क किया। उसके बाद JNPT में अभी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर लॉन्च हुआ है, जिसके यहाँ पर इट इज बेस्ड ऑन द बायोगैस प्लांट। ओके, ये याद रखना है आपको। और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, 10 मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द डिजाइन एज पर स्वच्छ भारत मिशन रूल 2016 एंड बेस्ड ऑन द BARC टेक्नोलॉजी। उसका नेक्स्ट हमारा अगर हम नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट जो PIB वो कॉयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखा गया कॉयर क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। कोकोनट और कॉयर फाइबर इज अ नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आउट हस्क ऑफ द कोकोनट। तो जो आपने नारियल देखा होगा, नारियल से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोकोनट फाइबर जो होता है उसको कॉयर कहते हैं। कॉयर और कोकोनट फाइबर एंड इट इज अ नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आउटर हस्क ऑफ द कोकोनट एंड किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड इन द फ्लोर मैट, डोर मैट, ब्रसेस, मैट्रेसेस, ठीक है। एंड कॉयर इज अ फाइब्रस मटेरियल फाउंड बिटवीन द हार्ड इंटरसेल एंड द आउटर कोट ऑफ द कोकोनट, ठीक है। तो जो ऊपर का जो एरिया होता है उसी को कॉयर कहते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर हम ब्राउन कॉयर की बात करें, देखिए 2 तरह के कॉयर होते हैं, तो ब्राउन होता है तो व्हाइट होता है, ठीक है। ब्राउन कॉयर होता है जो पका हुआ जो नारियल हो जाता है, मेड फ्रॉम द राइप कोकोनट। जो कॉयर होता है ब्राउन कॉयर इज यूज्ड इन द पैडिंग, सेकिंग इन द हॉर्टिकल्चर, ब्राउन कॉयर। और जो व्हाइट कॉयर होता है जो कि अनराइप कोकोनट होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग द फाइनर ब्रशेस, स्ट्रिंग रोप एंड द फिनिशिंग नेट। इसका जो कॉयर का एक एडवांटेज होता है, इट इज द एडवांटेज ऑफ नॉट सिंकिंग and so can be used in the long length on deep water without added weight dragging down boats or buoys, ठीक है। बिना वेट ऐड किए बहुत ज़्यादा नीचे तक जा सकता है एंड इट हैव एडवांटेज ऑफ नॉट सिंकिंग, ठीक है। तो ये हमने तो कॉयर के बारे में देख लिया कॉयर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर अब कॉयर इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो कोरोना के चलते डिस्पाइट द COVID-19 export of coir and the coir products from India during the first half of 2020 and 2021 यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज देखा गया है। फर्स्ट हाफ में जो 2020 और 2021 का ईयर का देखा जाए तो यहाँ पर COVID-19 की बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा कॉयर इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या देखा गया, इंक्रीज देखा गया है। तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर कॉयर इंडस्ट्री का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज दिखा गया है। उसके साथ साथ अगर हम कॉयर की बात करें, कॉयर प्रोडक्ट की बात करें कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 तो यूएसए जो है, यूएसए द टॉप कंट्री इंपोर्टिंग, यूएसए जो है टॉप कंट्री है, ठीक है, जो इंपोर्ट करती है कॉयर प्रोडक्ट्स को, ठीक है, 30%, फिर एंड इन 30% इन वैल्यू एंड 17% इन क्वांटिटी। उसके बाद चाइना जो है, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कॉयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडिया विच हैव अ 23% शेयर इन वैल्यू एंड 37%
इन क्वांटिटी। उसके बाद तो याद रखना है कि यूएसए फिर चाइना है कॉयल प्रोडक्ट्स के लिए जो इंपोर्ट कराती है। ओके, इंपोर्ट करती है, मतलब इंडिया, मतलब इसका मतलब ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट कराती है, ठीक है। उसके बाद नेदरलैंड्स है, यूके, साउथ कोरिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, कनाडा, ये सब भी हैं जो कॉयल प्रोडक्ट्स को मंगाती हैं। तो आपको याद रखना है कि कोरोना के टाइम पे कॉयल इंडस्ट्री ग्रो हुई है, ठीक है, डिक्रीज नहीं हुई है कि आपको लगे कि कोविड है तो सारी इंडस्ट्रीज डाउन हुई है, तो ऐसा नहीं है। कॉयल इंडस्ट्री जो है यहाँ पर ये ग्रो हुई है। उसका नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने सेलिब्रेट किया है नेशनल मॉनसून मिशन। उसके साथ साथ जो नेशनल मॉनसून मिशन के साथ साथ हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने एक मॉडल डेवलप किया था, स्टेट ऑफ द आर्ट वेदर एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन मॉडल। ओके, जो कि अब विच आर नाउ ऑपरेशनल यूज, जो कि अब मॉनसून मिशन के दिन इसको यूज पे लाया गया। तो ये मॉडल तैयार किया गया था। दिस मॉडल इंक्लूड दी शॉर्ट रेंज टू मीडियम रेंज, एक्सटेंडेड रेंज एंड दी सीजनल अप टू वन मॉनसून। तो ये मॉडल इस रेंज का है। ओके, शॉर्ट रेंज टू मीडियम रेंज, उसके बाद एक्सटेंडेड रेंज एंड द सीजनल, ठीक है। ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल डेवलप किया गया था अंडर द नेशनल मॉनसून मिशन, डेवलप अंडर द नेशनल मॉनसून मिशन के अंदर इसको डेवलप किया गया था। तो व्हाट आर द फॉलोइंग टारगेट्स ऑफ मॉनसून मिशन? सबसे पहला टारगेट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीमलेस प्रेडिक्शन सिस्टम यूजिंग मॉनसून मिशन मॉडल, ठीक है। और इस पर क्या क्या देखना है? सीजनल वेरिएशन देखना है, ठीक है, होल सीजन का, एक्सटेंडेड रेंज मतलब अप टू 4 वीक्स का, और शॉर्ट रेंज अप टू 5 डेज। तो तीनों डेज में अप टू 5 डेज, अप टू 4 वीक्स और सीजनल। ओके, तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं? यहाँ पर प्रेडिक्शन देख सकते हैं मॉनसून का कि क्या होने वाला है, इसलिए इस मॉडल को क्रिएट किया गया। ओके, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये शॉर्ट रेंज, एक्सटेंड रेंज और सीजनल रेंज दिखाया जा रहा है, ताकि इस रेंज तक ये मॉडल प्रेडिक्शन कर पाएगा कि हाँ मॉनसून में क्या होने वाला है। इसलिए यहाँ पर हमारी जो नेशनल मॉनसून मिशन के दिन, ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने स्टेट ऑफ आर्ट वेदर एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन मॉडल को यूज किया। दूसरा टारगेट क्या है मॉनसून मिशन का? इनिशिएट कोऑर्डिनेट वर्किंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन फॉरेन इंस्टीट्यूट टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ प्रेडिक्शन फॉर एक्सट्रीम और क्लाइमेट एप्लीकेशंस। उसके बाद डेवलप और एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ क्लाइमेट एप्लीकेशंस हैविंग अ सोशल इम्पैक्ट। ओके, उसके बाद डाटा सिमुलेशन सिस्टम फॉर प्रिपेयरिंग अ हाई क्वालिटी डाटा फॉर मॉडल प्रेडिक्शंस। उसके साथ साथ अब आगे देख लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशनल की बात करें तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें इन द एस्पेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तो हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक स्कीम लॉन्च की थी, अक्रॉस स्कीम। इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है, it is one of the umbrella scheme which address the issues or which address in the respect of weather and climate related phenomena, ठीक है। तो यहाँ पर वेदर रिलेटेड क्लाइमेट फेनोमेना के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक स्कीम लॉन्च की थी, दैट स्कीम नेम इज अक्रॉस। अक्रॉस मींस एटमॉस्फेयर एंड द क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम सर्विसेज। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा इन द रिस्पेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो अक्रॉस स्कीम की बात चल रही है यहाँ पर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ रिलायबल वेदर क्लाइमेट फोरकास्ट। ओके, एम क्या है? द स्कीम है टू इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ वेदर क्लाइमेट फोरकास्ट through the sustained observations, intensive research and development by adopting effective dissemination communication strategies, ठीक है। उसके साथ साथ साइलेंट फीचर की बात करें तो देखिए जो अक्रॉस स्कीम है हमारी कंसिस्ट ऑफ 9 सब स्कीम्स, ठीक है। तो 9 सब स्कीम्स और सब प्रोग्राम्स ले लीजिए आप। तो जो अक्रॉस स्कीम है वो 9 सब प्रोग्राम कंसिस्ट करती है विच आर मल्टी डिस्प्लेशनरी एंड मल्टी इंस्टीट्यूशनल इन नेचर। एंड ये जो 9 सब स्कीम्स है विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इंटीग्रेटेड मैनर थ्रू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो 9 सब स्कीम्स है, ठीक है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इंटीग्रेटेड मैनर थ्रू द IMD, IITM, ओके, NCM, RWF एंड द इनकॉइस। सो इन जो 4-5 जो इंस्टीट्यूट है इनके द्वारा ये जो 9 सब स्कीम्स है इनको इंटीग्रेटेड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द अक्रॉस स्कीम। तो याद रखना है अक्रॉस स्कीम किसके द्वारा है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिट देख लेते हैं इस स्कीम का क्या है। अक्रॉस स्कीम is pertain to the atmosphere science program of the Ministry of Science and it address the different aspects। वही हमने बात की weather climate services which include the warning of cyclone, storms and heat waves, thunderstorm, इन सब चीजों के लिए यहाँ पर स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। बेनिफिट देख लेते हैं। The scheme will provide improved weather climate,
ocean forecast services, generating employment to ensure the last mile connectivity of other based services. So these are the things about the benefit, objective about the process. और उसका नेक्स्ट हमारी जो अगर हमारे नेक्स्ट पे अभी बात करें वो था आईसीआर और बीई के बीच। तो आईसीआर और बीई ने जो बीई है हमारी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, उन्होंने एक तरह का एमओयू साइन किया। एमओयू किस लिए साइन किया? टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट एंड ऑपरेशन प्रैक्टिसेस टू अडॉप्ट एनर्जी एंड रिसोर्स एफिशिएंट अप्रोचेस। इसलिए यहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया। और ये एमओयू के बेनिफिट क्या है? द बेनिफिट वाज ड्राइव बाय द फार्मर्स। और क्या होगा ये किस तरीके से फार्मर्स को बेनिफिट करने वाला है एमओयू? अवेयरनेस और एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन इन agriculture practices, particularly in the using agriculture pump set, tractor and the other mechanics, improving fuel efficiency, water resource use efficiency, thereby reducing the cost of cultivations, so as to increase the farmers' income in harmony with the per drop more crop and doubling the farmer income. Per drop more crop प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो ये था एमओयू साइन किया गया बाय आईसीआर एंड बीई फॉर इनहेंसमेंट और फॉर क्रिएट अवेयरनेस फॉर एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर फार्मर एक प्रॉपर एनर्जी एफिशिएंट चीज़ यूज़ करें ताकि उसका इनकम भी डबल हो, उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसमें भी एफिशिएंसी लाए उसके लिए। उसका नेक्स्ट पे भी हमारे रिलेटेड है लिथियम रिजर्व से, ठीक है। तो याद रखिए लिथियम रिजर्व जो भी पाया गया कर्नाटक में, और जो लिथियम रिजर्व के लिए हम जो लिथियम हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है अभी लिथियम रिजर्व। तो एएमडी जो है हमारी जो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, एएमडी, जो कि डिपार्टमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो एजेंसी है विच आर इन्वॉल्व इन द मिनरल एक्सप्लोरेशन। सो लिथियम रिजर्व्स को निकालने के लिए यहाँ पर दो डिपार्टमेंट है जो वर्क कर रही हैं, जो कि कर्नाटक में है और पाया गया है जो लिथियम रिजर्व्स। सो एएमडी हैज मैंडेट ऑफ सर्विंग प्रोस्पेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स ऑफ यूरेनियम, थोरियम, नाइट्रियम, टाइटेनियम, लिथियम। सो इन सब चीज़ों का जो रेयर मटेरियल्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं, इसके लिए हमारी जो एएमडी है, जो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च, ये हमेशा सर्वे करती है, वर्क करती है इस पे, ठीक है। इन सब चीज़ों पे मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है अगर कोई है, ठीक है, तो वो एएमडी है जो इन सब चीज़ों पे वर्क करती है। यूरेनियम, थोरियम, नाइट्रियम जो हमारे कहाँ कहाँ पे पाया गया है, उसके साथ साथ जो हमारे जो एक प्रोग्राम है हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, उसको किस तरीके से बेनिफिट कर रही है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर एएमडी हमेशा सर्वे करती रहती है। उसके साथ साथ अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या? लिथियम इज अ की एलिमेंट ऑफ फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज, ओके, फाइंडिंग इट्स यूज इन द सैरामिक ग्लासेस, कम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में लिथियम यूज किया जाता है, ओके। उसके बाद ऑल्सो वेल नोन इन द लिथियम आयन बैटरीज, लुब्रिकेटिंग ग्रीस, हाई एनर्जी एडिकेटिव टू द रॉकेट प्रोपेलेंट्स, ऑप्टिकल मॉड्यूलर फॉर मोबाइल फोन्स, as converted to tritium as used as raw material for the thermonuclear fusion, ठीक है। इन सब चीज़ों में लिथियम यूज किया जाता है। यहाँ पर इन सब चीज़ों पर हम बात चल रही है। देखिए लिथियम का एक प्रॉपर्टी है, लिथियम है थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन मेक्स द लिथियम एज प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। सो याद रखिए कि थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन की वजह से जो लिथियम का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके कारण लिथियम को प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस में रखा गया है अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और जो रोकता है, जो विच परमिट्स द एएमडी, जो एएमडी को रोकता है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम इन वेरियस जियोलॉजिकल डोमेन ऑफ द कंट्री। अगर जगह जगह पे ढेर सारे जो लिथियम पाए जा रहे हैं हमारे, तो हर जगह पे एक्सप्लोरेशन करने से रोकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर जगह जगह पे एक्सप्लोरेशन करने को रोकता है। उसके लिए एक प्रॉपर परमिशन चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉपर परमिशन चाहिए एएमडी को कि हाँ यहाँ पर मिनरल एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सब बारे में बात चल रही है। आपको याद रखना है प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस के अंदर लिथियम को रखेगा, और लिथियम कहाँ कहाँ पे यूज हुआ, लिथियम आयन बैटरीज पे यूज होता है, ठीक है। तो ये था लिथियम के बारे में। उसके बाद हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है हमारी जो उन्होंने अफगानिस्तान में जो सैतूत डैम बना रही है हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट, उसके बारे में है कि एमओयू साइन किया गया बाय इंडिया एंड अफगानिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लालंदर डैम या फिर शाहतूत डैम इन अफगानिस्तान टुक प्लेस। और जो प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में, द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, एंड द सहतूत डैम और या फिर लालंदर डैम would meet the safe drinking water needs to Kabul city, provide irrigation water to nearby areas, rehabilitate the existing irrigation,
drainage network system, air in the flood protection, management efforts in the area, also provide electricity to the regions. तो ये डैम बनने के बाद ये सब सारी चीजें काबुल में होने वाली है और उसके आसपास की सिटी में, ठीक है। और देखा जाए एक और डैम है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच बनाई जा रही है, सॉरी फॉर द पाकिस्तान। दिस इज द सेकंड मेजर डैम बीइंग बिल्ट बाय इंडिया इन अफगानिस्तान, ठीक है। दैट आफ्टर द इंडियन अफगानिस्तान फ्रेंडशिप सलीमा डैम, ठीक है। सलीमा डैम बनाने के बाद जो हमारी इंडिया बनाई थी सलीमा डैम अफगानिस्तान में, उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा डैम बनाया जा रहा है, ओके, जो दूसरा डैम बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है लालंदा डैम, ओके, वो भी कहाँ, अफगानिस्तान में। तो कुल मिला के 2 डैम बन रहे हैं अफगानिस्तान में। एक तो बन चुका है जो हमारी इंडिया बना चुकी है, 2016 में बनाई थी वो, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो याद रखना है कि 2 डैम हमारी इंडिया ने बनाई अफगानिस्तान में। फर्स्ट वन इज सालमा डैम जो कि बनवा चुकी है, और जो लालंदर है जिसको सहतूत डैम कहते हैं, जो अफगानिस्तान में जो बनने जा रहा है वो इंडिया बना रही है, जो कि दूसरा डैम बनने जा रहा है। तो इस तरीके से एक तरह का न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप देखी जा रही है टू बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ओके। तो इसके लिए एमओयू साइन की गई है यहाँ पर। और क्या बताया गया इसमें, एज अ पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद अफगानिस्तान, इंडिया हैज कंप्लीटेड मोर देन 400 प्रोजेक्ट्स कवरिंग ऑल 334 प्रोजेक्ट। और अभी तक अगर बात करें कि पार्टनरशिप इन अफगानिस्तान, तो कुल मिला के इंडिया वहाँ पर 400 प्रोजेक्ट बना चुकी है। तो किस तरह से देखिए हमारे लिए अफगानिस्तान कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा एरिया है जहाँ से हम मिडिल ईस्ट कंट्री में पूरा वर्क कर सकते हैं, इसलिए अफगानिस्तान के ऊपर इंडिया ज़्यादा वर्कफुल कर रहा है। अफगानिस्तान अगर इंडिया के साइड आ रहा है तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान में भी आराम से कंट्रोल बना सकते हैं, उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पूरा कंट्रोल बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अफगानिस्तान पे ज़्यादा फोकस कर रहा है इंडिया। इसलिए इंडिया ने अभी तक 400 प्रोजेक्ट्स कवरिंग कर चुका है ओवर द ऑल 34 प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। उसके बाद हमारी जो लास्ट जो PIB वो रिलेटेड है प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द कंट्री, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या कर रहा है यहाँ पर, एक तरह का स्कीम लेके आ रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कॉल्ड नैम, ठीक है, नेशनल आयुष मिशन। तो नेशनल आयुष मिशन लेके आ रहा है फॉर द प्रमोशन ऑफ आयुष सिस्टम इन आवर कंट्री, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर नैम लेके आ रहा है नेशनल आयुष मिशन, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि नेशनल आयुष मिशन है क्या, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर नेशनल आयुष मिशन को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, आयुष जो मेडिसिन उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो कंट्री के लिए तो यहाँ पर नेशनल आयुष मिशन लेके आ गए हैं। और जो इंटरनेशनल की बात करें, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइन 25 कंट्री टू 25 MOUs। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ढेर सारी MOU साइन कर रही है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड दी होम्योपैथी, ओके। इसलिए अब देखिए इंटरनेशनल अफेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से प्रमोट कर रही है। तो प्रमोट कर रही है यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट मेडिसिन को, आयुष मेडिसिन को। तो उसके लिए MOU साइन की है, साइन 25 कंट्रीज के साथ यहाँ पर साइन की है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि नेक्स्ट चीज बात की जाए हमारे आसपास की कंट्री में, तो विद द कंस्टेंट एफर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री मैनी कंट्रीज हैज रिकॉग्नाइज्ड द आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो प्रमोशन के साथ साथ हमारी हमारा जो इनिशिएटिव उस पर ढेर सारी कंट्रीज जो है हमारी, वो क्या कर रही हैं, वो यहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, एफर्ट्स को हमारी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। उसके बाद आयुर्वेदा इज रिकॉग्नाइज्ड इन नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, UAE, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड। तो दीज आर द थिंग, वहाँ पे आयुर्वेदा को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। एंड यूनानी सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड इन बांग्लादेश एंड सिद्धा सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड इन श्रीलंका। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर यूनानी और सिद्धा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनानी में बहुत एक ही जो कंट्री है जो अभी तक रिकॉग्नाइज कर रही है। यूनानी सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड इन बांग्लादेश एंड सिद्धा सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड इन श्रीलंका, और आयुर्वेदा सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड इन नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, UAE, कोलंबिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यूनानी सिस्टम किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, सिद्धा सिस्टम है, उसके बाद आयुर्वेदा सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1950, उसके अंडर प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द, इस एक्ट के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो ये एक्ट सब कुछ जिसके अंदर इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। तो नेशनल आयुष मिशन आप पढ़ लेते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि आयुर्वेदा को बहुत सारी कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर रही है, यूनानी को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है और सिद्धा को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है।
और गवर्नमेंट हमारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ला रही है नैम, उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। नैम क्या है, ठीक है। पहले तो आयुष का फुल फॉर्म ही आप जान लीजिए। आयुष का फुल फॉर्म क्या स्टैंड फॉर द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। तो ये था आयुष का फुल फॉर्म, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये आयुष का फुल फॉर्म। अब यहाँ पर जो नैम मिशन लेके आई है हमारी गवर्नमेंट 2014 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसकी मिनिस्ट्री, और किसके द्वारा लाया गया था, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। तो लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द NAM is to promote the आयुष system of medicine through the cost effective services, boosting its educational system, quality control of आयुष drugs, ensuring the sustainable availability of आयुष raw material, ठीक है। एंड ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कि देखिए नैम मतलब नेशनल आयुष मिशन, तो अब बहुत लोग को लगता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है तो वही लॉन्च करेगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि 2014 में लॉन्च किया गया था आयुष मिनिस्ट्री। आयुष जो मिनिस्ट्री हमारी वो 2016 में बनी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पर नेशनल आयुष मिशन को लॉन्च किया था, ठीक है। और ये जो मिनिस्ट्री हमारी जो मिनिस्ट्री आयुष वो बाद में बनी है, तो आपको ये स्कीम प्लीज़ याद रखना है आप लोग को कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। नैम बहुत दिनों से इसमें चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इस स्कीम की, टू प्रमोट आयुष, जो हमने डिस्कस किया अभी, प्रमोट आयुष, फैसिलिटेट फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है। उसके बाद देखिए नैम कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड कंपोनेंट्स, ठीक है। नैम जो है हमारा जो मिशन है इसके 2 ब्रॉड कंपोनेंट्स है जिससे बनता है मैंडेटरी एंड फ्लेक्सिबल। तो व्हाट आर द मैंडेटरी कंपोनेंट्स ऑफ नैम, दीज आर मैंडेटरी कंपोनेंट आयुष सर्विसेज, आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड द मेडिसिन प्लांट। मैंडेटरी मतलब ये कंपोनेंट उसको फुलफिल ही करना है उस मिशन के अंदर। और फ्लेक्सिबल क्या है, फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स की बात करें तो आयुष वेलनेस सेंटर इंक्लूडिंग योगा, नेचुरोपैथी, टेलीकम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन थ्रू आयुष, इनोवेशंस, इंटरेस्ट सब्सिडी कंपोनेंट फॉर प्राइवेट आयुष रिमबर्समेंट, ठीक है, आईसी एक्टिविटी, आईईसी एक्टिविटी, रिसर्च डेवलपमेंट, वॉलंटरी सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, मार्केट प्रमोशन एंड द क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। सो ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2 फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स, मैंडेटरी कंपोनेंट्स 2 कंपोनेंट्स है आयुष के जो हमने देखा। और मैंडेटरी कंपोनेंट्स के अंदर 4 चीजें आती है जो आपको याद रखनी है। अगर आप मैंडेटरी कंपोनेंट के 4 चीजें आप याद कर लेते हैं तो फ्लेक्सिबल कंपोनेंट को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है उसमें जो फंडिंग है वो करने वाली है सेंटर करने वाली है 20% फंडिंग अलॉट किया इन सबको, जिसमें से 5% फंडिंग सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल स्टेट एंड अवेलेबल 20% फंड विल बी इन मार्क फॉर द फ्लेक्सिबल फंड्स, ठीक है। और विच कैन बी स्पेंट ओनली ऑन द आइटम्स गिवन बिलो। और इनमें से 5% से ज़्यादा किसी भी एक फ्लेक्सिबल कंपोनेंट को 5% से ज़्यादा पे फंडिंग नहीं करनी है, 5% या 5% से कम पे फंडिंग करनी है सबको, ठीक है। इस तरीके से 20% फंडिंग सबको अलॉट की गई है। और रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंक्लूजन ऑफ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अप्रूव किया है अंडर द नेशनल आयुष मिशन, याद रखना है। तो इंक्लूजन ऑफ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, यहाँ पर इसको लाया गया है। तो ये किसके अंडर आता है, फ्लेक्सिबल कंपोनेंट के अंदर आता है, ठीक है। सो यहाँ पर नेशनल आयुष जो इंक्लूजन ऑफ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इसको अप्रूव किया गया बाय द नेशनल आयुष मिशन, ओके। एंड जो नेशनल आयुष मिशन है हमारा जो, ठीक है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत, ठीक है। नेशनल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर द नेशनल आयुष मिशन इज अ component of Ayushman Bharat, and there are the 2 objectives of this Ayush Health and Wellness Center under the NAM। वो क्या क्या है, to establish a holistic wellness model or to provide an informed choice। These are the 2 objectives under the Ayush Health and Wellness Center, okay। And to spread a community awareness about lifestyle, yoga, medicinal, these are the objectives under this scheme, ओके। जिसको मतलब नैम के अंदर जो डाला गया था नेशनल हेल्थ एंड आयुष वेलनेस सेंटर, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया। नेशनल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है हमारा आयुष को बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, आयुष्मान भारत का कंपोनेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर बात की जा रही है
After the consulting with State and UT of Health and Family Welfare, the involved the Ministry of Ayush have proposed two models for the operationalization of आयुष HWS हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. सो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दो मॉडल ऑपरेशनलाइज किए. फर्स्ट वन इज द अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आयुष डिस्पेंसरीज एंड सेकंड इज द अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सब हेल्थ सेंटर्स. ठीक है, तो ये किया गया. ठीक है, आयुष एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर के अंदर बेनिफिट क्या है? जो दो मॉडल यहाँ पर जो इसके अंदर ऑपरेशनलाइज किया गया, दैट इज इनहेंस एसेसिबिलिटी, रिड्यूस बर्डन, रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इंटीग्रेशन ऑफ आयुष, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SDGs, गुड हेल्थ बीइंग as mentioned by Nitya, validated holistic wellness and model and targeted areas. These are the benefit under it. तो ये था पूरा 9 and 10 फरवरी का पूरा PIB एनालिसिस. पूरे इंपॉर्टेंट PIB हमने इस पर कवर किया है, पूरे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं. बीच बीच में जो चीज़ मैंने नहीं बताई है वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रीड कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि आपको PDF मिल जाएगी, आपको हमारे PDF मिल सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा, आपको डेली PIB एनालिसिस रीड करना था, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट द डेली इन्फो. ओके, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल.